गलगोटिया से लेकर मैं अपनी कंपनी तक कैसे पहुंचा, वो मैं यहाँ पे पूरी डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आप एचआर, फाइनेंस, मार्केटिंग, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, एविएशन एंड एग्रीकल्चर किसी भी स्पेशलाइजेशन से एमबीए कर रहे हो आप, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं बताऊंगा कि प्लेसमेंट का प्रोसेस क्या था, इंटरव्यू में क्या पूछा गया, एक ऑनेस्ट फीडबैक दूंगा जॉब लाइफ के बारे में बिना शुगर कोट किए। अगर आप एमबीए स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपका रोड मैप हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं एमबीए स्टूडेंट था। 2022 और 24 का बैच मेरा था गलगोटिया यूनिवर्सिटी में। मेरा एम क्लियर था, प्लेसमेंट लेना है और अपना कैरियर स्ट्रांग बेस से शुरू करना है। लेकिन एमबीए सिर्फ डिग्री नहीं होती है, ये एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है जिसमें आपको सेल्फ ग्रोथ, कंपटीशन एंड प्रेशर तीनों का रियल एक्सपीरियंस मिलता है। एमबीए प्लेसमेंट जनरली 4 राउंड में होता है: एप्टीट्यूड टेस्ट, जीडी राउंड, टेक्निकल राउंड एंड फाइनल इंटरव्यू। एप्टीट्यूड टेस्ट में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जीके जीएस ये सारा कुछ पूछा जा सकता है। एप्टीट्यूड टेस्ट टेक्निकल राउंड भी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग ही होता है, वो भी मैं आगे चल के बात करूंगा। चलो इसको ब्रेक डाउन करते हैं स्टेप बाय स्टेप डिटेल में। एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जो सबके लिए कॉमन राउंड होता है। एप्टीट्यूड टेस्ट में आपके लॉजिक, स्पीड और एक्यूरेसी को टेस्ट किया जाता है। जो इस तरह का क्वेश्चन होता है जो मैं अभी आगे बताऊंगा, जैसे कि परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का क्वेश्चंस हो गया। सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, ये सारा रीजनिंग से रिलेटेड हो गया। आरसी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सारा इंग्लिश से रिलेटेड हो गया। अब आते हैं जीडी राउंड। ग्रुप डिस्कशन राउंड होता है जो सारे स्पेशलाइजेशन के लिए होता है। हाँ, कहीं कहीं मान सकते हैं कि एप्टीट्यूड टेस्ट किसी किसी कंपनी नहीं करवाती है, डायरेक्ट जीडी राउंड और पर्सनल इंटरव्यू करवाती है। लेकिन बहुत सारी जो कंपनियां होती हैं उसमें एप्टीट्यूड टेस्ट भी होता है और जीडी राउंड तो कंपलसरी होता है, सारे में जीडी राउंड होता है। तो जीडी राउंड मैंडेटरी है। ये आपके कॉन्फिडेंस और क्लियरिटी को और टीम बिहेवियर को क्लियर करता है। जीडी का जो कॉमन टॉपिक्स हो सकता है वो है वर्क फ्रॉम होम वर्सेज वर्क फ्रॉम ऑफिस, प्रोज एंड कॉन्स बताना होता है इसका। 2025 का बजट जो करंट ईयर चल रहा होता है उसका बजट बताना होता है। एमबीए से रिलेवेंट कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे मेरे टाइम में क्या था कि करंट अफेयर से रिलेटेड पूछा गया था, जैसे कि उस टाइम G20 चल रहा था, कोविड-19 चल रहा था, जिसके कारण वर्क फ्रॉम होम बहुत लोगों का ऑफिस का वर्क हो गया था। तो इसकी वजह से यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि वर्क फ्रॉम ऑफिस बेटर है या वर्क फ्रॉम होम बेटर है। अगर दोनों बेटर है तो आप एक्सप्लेन करो और अच्छे से एक्सप्लेन करो। आपका एक्सप्लेनेशन अगर किसी एचआर जो पीछे बैठ कर सुन रहा होता है तो इसमें भी एक टिप्स मैं बता दूं, ज़्यादा बोलना नहीं है, एक गुड लिसनर भी बनना है, अच्छे से सुनना है कि क्या कहा जा रहा है और अगला बंदा क्या कह रहा है। पॉइंट वाइज स्मार्टली बोलना है। शुरुआत करो, स्टार्टिंग करो ग्रुप डिस्कशन का या फिर बीच में बोलो, लेकिन आपका जो पॉइंट हो पावरफुल इनपुट होना चाहिए। डिसएग्री अगर करते हो तो रिस्पेक्टफुली करो और एक साथ साथ गुड लिसनर बनने का भी कोशिश करो आप। ग्रुप डिस्कशन कैसे होता है तो वो मैं बता देता हूँ डिटेल में। जैसे कि सेमिनार हॉल में प्री प्लेसमेंट टॉक के लिए 400 बच्चे बैठे हैं। किसी भी कंपनी आती है तो उसके पहले 1 घंटे या आधे घंटे के लिए प्री प्लेसमेंट टॉक होता है। वो कंपनियां अपने बारे में बताती है, प्रेजेंट करती है कि मेरी कंपनी ये है, ये जॉब प्रोफाइल। हालांकि पहले मेल पे सारा डिटेल आ जाता है कंपनी का, लेकिन वो अपने साइड से बताती है कि मेरा कंपनी ये है, मेरी जॉब प्रोफाइल ये है और आपको जो सैलरी मिलेगी वो ये मिलेगी। सीटीसी क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, सारा कुछ आपका मेल में आ जाता है। लेकिन यही चीज़ को आपको प्रेजेंट करके आपको एक बड़ा सा बोर्ड में सेमिनार हॉल में बैठ के बताया जाता है। ठीक है, आप सेमिनार हॉल में बैठे हो, सामने प्रोजेक्टर पे आपका पूरा प्रेजेंट हो रहा है और कंपनी जो आई हुई है वो आपको सारा डिटेल बता रही है। ठीक है, तो ये होता है प्री प्लेसमेंट टॉक। उसके बाद जीडी राउंड का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपका वहीं से स्टार्ट हो जाता है। पहले अगर एप्टीट्यूड टेस्ट है तो सारे बच्चों को एप्टीट्यूड टेस्ट देना होता है जो सेमिनार हॉल में बैठे होते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट का रिजल्ट आपका 10 मिनट 15 मिनट में ही आ जाता है। जो एप्टीट्यूड टेस्ट में पास आउट हुए हैं या फिर आधे घंटे भी लग सकता है, वो उनका रिजल्ट है, वो सेमिनार हॉल में रुकते हैं। जिनका रिजल्ट में नाम नहीं है वो सेमिनार हॉल से उसी टाइम निकल जाते हैं। ठीक है, और जो बच्चे बच जाते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट के बाद वो कहाँ जाते हैं अब आगे, जीडी राउंड के लिए। जीडी राउंड के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, आप वहीं सेमिनार हॉल में बैठ के वेट करो और वेट करने के बाद आपको एक पार्टिकुलर केबिन में बुलाया जाता है जिसमें अगर 400 बच्चे बैठे हैं
और 400 में से 300 का सिलेक्शन हुआ है एप्टीट्यूड टेस्ट के बाद, तो आपको 10-10 बच्चों का ग्रुप डिस्कशन होता है, 10-10 बच्चों को ग्रुप में बुलाया जाता है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी पॉलिटिक्स भी खेली जाती है कुछ कुछ कॉलेजों में, जैसे हमारे कॉलेज में भी हमारे टाइम में एक पॉलिटिक्स हुई थी। पॉलिटिक्स यही होती है कि जो कोऑर्डिनेटर होते हैं, स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर, वो क्या करते हैं कि अपने जो क्लोज होते हैं ना, उनको सबसे पहला जो ग्रुप डिस्कशन वाला जो लिस्ट बनता है ना 10-10 का, तो पहला से तीसरा 3 लिस्ट बनता है, 10-10-10 3 लिस्ट बनेगा ना, उसमें से 3 लिस्ट में अपना नाम जरूर करवा लेना। अगर आप सबसे पीछे जाके बैठे हो, बैक में बैठे हो, तो भी आपके लिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, ये 4 लोग जो टैलेंटेड लोग होते हैं ना, पहले ही सेलेक्ट कर लेते हैं, तो उन्होंने सेलेक्ट कर रखा है। उनसे अगर एक्स्ट्रा नॉलेज आपके पास पीछे बैठ कर भी है तो आपको सेलेक्ट किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन ज़्यादा चांसेस सिलेक्शन का होता है कि आप सेमिनार हॉल में जब भी बैठो तो आगे वाले रो में बैठो, सेकेंड रो में बैठो, थर्ड रो में बैठो। थर्ड रो के छोड़ करके आप सबसे पीछे बैठे हो तो आपका सिलेक्शन का जो चांसेस होता है वो डाउन हो जाता है। तो आप जब भी सेमिनार हॉल में बैठो प्री प्लेसमेंट टॉक के लिए या सिलेक्शन के लिए या जीडी राउंड के लिए, आप सबसे आगे बैठो, कोशिश करो कि सबसे पहले बैठो, ठीक है, सबसे आगे जा करके। और एक चीज़ और गौर करना है यहाँ पे कि प्री प्लेसमेंट टॉक जब होता है तो वहीं से आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है एक तरह से। जब एचआर सामने प्रोजेक्टर पे अपना प्री प्लेसमेंट टॉक प्रेजेंट कर रहे होते हैं अपने कंपनी के बारे में, तो बहुत सारे क्वेश्चंस वो पूछते हैं या जनरली कुछ भी प्रेजेंट कर रहे हो तो वो सवाल करते हैं। उस सेमिनार हॉल में बैठे बैठे आपको अगर आ रहा है आंसर, तो आप फटाक से जवाब दे दो कि सर ये ऐसे होगा, ये होगा, वो होगा, ठीक है। इससे क्या होता है कि एचआर के आंखों में आप आ जाते हो, उस टाइम से उसकी नज़र में आप आ गए। अब आप जीडी राउंड के लिए तो सेलेक्ट हो गए हो, अब जीडी राउंड के लिए अगर आप जाते हो तो आपका वो फेस थोड़ा सा उसके माइंड में याद रहेगा कि हाँ ये बंदा सेमिनार हॉल में जवाब दे रहा था। तो आपका जो जीडी राउंड में बोलने का तरीका या आप जो भी पावरफुल पॉइंट डालोगे वहाँ पे, तो वो भी उसके दिमाग में रहेगा कि हाँ ये बंदा कॉन्फिडेंस से बहुत अच्छा है। तो जीडी राउंड से वो 10 बच्चों में से आपको वो सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो वहाँ पे ये चांसेस होता है। तो आप क्या करो, कॉन्फिडेंस लेवल जैसे ही एंट्री करो सेमिनार हॉल में वहीं से बनाए रखो, ठीक है। आपको अगर आता है तो तुरंत जवाब दे दो। और जीडी राउंड में मैं बता दूं कि आपको इंग्लिश में ही बोलना है, फ्लुएंट इंग्लिश होनी चाहिए, क्योंकि जो 10 लोग आपके ग्रुप में बैठे रहेंगे ना, वो 10 में से सबको टैकल करके आगे बढ़ना होता है, ठीक है। बहुत जो लड़कियां होती हैं, लड़के होते हैं, वो लड़ाई करने लगते हैं, आपस में झगड़ने लगते हैं, जोर जोर से बोलना स्टार्ट कर देते हैं, वो बिल्कुल नहीं करना है आपको। उसमें से भी आपका चांसेस होता है कि आप डाउन चले जाओ या आपको निकाल दिया जा सकता है। तो आप एक गुड लिसनर बनो, ग्रुप डिस्कशन में 10 लोगों के साथ बैठे हो तो। और अभी आप क्या करो कि एक मॉक जीडी राउंड करो अपने घर में या कहीं भी बैठे हो, 10 लोगों के साथ बैठो और एक डिस्कस करो किसी भी टॉपिक को उठा के, करेंट अफेयर्स का या कुछ भी। तो इससे आपका क्या होगा ना कि जीडी राउंड कैसे दिया जाता है, और मैं भी बताऊंगा, एक स्पेशल कुछ वीडियोस वगैरह मेरे पास होगा तो मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा, अगर आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो तो। अगर व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ऐड हो, जो MBA ऑलरेडी 3rd सेमेस्टर में है, तो वो ऐड हो जाओ, बहुत सारी चीज़ें मैं उसमें बताता हूँ। अब आ गई जीडी राउंड। जीडी राउंड में पहला याद रखना है कि आपको ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बोलना नहीं है, आपको गुड लिसनर भी बनना है। अगर किसी को डिसएग्री कर भी रहे हो तो रिस्पेक्टफुली करो, और जो भी पॉइंट बोलो वो पावरफुल पॉइंट बोलो। पावरफुल इनपुट दोगे ना तो जो पीछे एचआर बैठ के जो हमारी बातें सुन रहे होते हैं ना, वो आपको वहाँ से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट होने का जीडी राउंड के बाद से ज़्यादा चांसेस हो जाता है, ठीक है। आप एचआर को मत देखो, अगर एचआर सामने भी बैठे हुए हैं तो आप अपने स्टूडेंट के अंदर ही देखो। जैसे ग्रुप डिस्कशन जनरली कैसे करते हैं, जैसे हम 4-5 लोग, लड़के लोग या लड़कियां, कोई भी फ्रेंड लोग बैठ के बात करते हैं, हाँ भाई ये हो गया, वो हो गया, नहीं यहाँ से ऐसे होना चाहिए। भाई पॉलिटिक्स की बात आ जाएगी तो बीजेपी ये है, आरजेडी ये है, या कांग्रेस ये है, ऐसे बहुत सारे बात करते हैं। उसी तरह बस बात करना है, उसी तरह बस बात करना होता है, डिस्कस करना होता है, और पावरफुल पॉइंट बोलने होते हैं ताकि आपका सिलेक्शन का चांसेस बढ़ जाए। और बिल्कुल इंग्लिश में, इंग्लिश अलाउ होती है, एमएनसी कंपनी होती है तो वो इंग्लिश बिल्कुल अलाउ करते हैं, हिंदी बिल्कुल अलाउ नहीं करती है। बाकी जो भी थर्ड पार्टी कंपनियां हैं या लोकल कंपनियां हैं या स्टार्टअप कंपनियां हैं, वो तो इंग्लिश और हिंदी मिक्स भी चल सकता है वहाँ पर, लेकिन इंग्लिश अपने साइड से मैंडेटरी है कि इंग्लिश में ही बोलना है आपको, ठीक है। अब हम बात करते हैं टेक्निकल राउंड। टेक्निकल राउंड मैंने पहले भी प्लेसमेंट का वीडियोस बताया है, बट उसमें टेक्निकल राउंड का मैंने जिक्र कहीं नहीं किया है। हालांकि बहुत सारी कंपनियां ये ऐसी भी होती हैं कि एप्टीट्यूड टेस्ट जीडी राउंड के बाद एक टेक्निकल राउंड भी बीच में ऐड होता है। जो एमएनसी कंपनी होती है ना, या जो बड़ी कंपनी होती है, बड़े पैकेज के साथ आती है,
उसमें ज़्यादा चांसेस रहता है कि टेक्निकल राउंड उसमें ऐड हो। टेक्निकल राउंड अधिकतर बीटेक के बच्चों के लिए या फिर जूनियर ग्रेजुएशन लेवल के लिए भी होता है। बाकी हम लोग में भी टेक्निकल राउंड होता है, ज़्यादातर फाइनेंस वालों के लिए भी होता है। लेकिन मैं यहाँ पे सारे स्पेशलाइजेशन का टेक्निकल राउंड अगर होता है तो क्या पूछा जा सकता है, टेक्निकल राउंड में क्या क्या होता है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो सारे स्पेशलाइजेशन को चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। और ये जो टेक्निकल राउंड है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट राउंड होता है। इसमें आपकी स्पेशलाइजेशन नॉलेज टेस्ट होती है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं एचआर राउंड के लिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। उसमें क्या क्या टेक्निकल राउंड में पूछा जा सकता है। व्हाट इज रिक्रूटमेंट वर्सेस टैलेंट एक्वाइजेशन, ये क्वेश्चन हो सकता है। व्हाट इज ग्रीवियंस हैंडलिंग, एचआर एनालिटिक्स क्या होता है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम एक्सप्लेन करने के लिए बोला जा सकता है। इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या होता है। ये सारे क्वेश्चंस आपके टेक्निकल राउंड में पूछे जा सकते हैं एचआर में। और इंटर्नशिप प्रोजेक्ट को जरूर एक्सप्लेन करना, कहीं से अगर इंटर्नशिप किए हो ना तो टेक्निकल राउंड में तो एक्सप्लेन करना ही करना, जो पर्सनल इंटरव्यू होता है उसमें भी आप एक्सप्लेन करना है इसको, और एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना। अब बात करते हैं टेक्निकल राउंड में, अगर मार्केटिंग की कोई कंपनी आई हुई है और वो टेक्निकल राउंड करवाती है तो उस टेक्निकल राउंड में क्या क्या पूछा जा सकता है। व्हाट इज एटीएल वर्सेज बीटीएल मार्केटिंग, B2B और B2C और C2C क्या होता है, ये भी पूछा जा सकता है। कोई रिसेंट में आपने कैंपेन किया है तो उसके बारे में एक्सप्लेन करो, वो भी पूछा जा सकता है आपसे। आप लीड कैसे जनरेट करते हो B2B B2C में, उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। डिजिटल मार्केटिंग वर्सेस ट्रेडिशनल मार्केटिंग भी पूछा जा सकता है, ठीक है। आप रियल ब्रांड का एग्जाम्पल देना, ठीक है। जब भी अगर ब्रांड का एग्जाम्पल देने की बारी आए तो रियल ब्रांड का, जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, ये सारा का आप एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है। तो चलो अब बात करते हैं अगले स्पेशलाइजेशन की तरफ। अगला स्पेशलाइजेशन जो टेक्निकल राउंड में पूछा जा सकता है और सबसे इम्पॉर्टेंट स्पेशलाइजेशन ये है, क्योंकि टेक्निकल राउंड जो एमएनसी कंपनी आती है, टेक्निकल राउंड ज़्यादा चांसेस होता है। जैसे पिछली बार केपीएमजी आई थी, ईवाई आई थी, तो ये सारे में टेक्निकल राउंड हुआ था। तो फाइनेंस की हम बात कर रहे हैं। फाइनेंस में जो टेक्निकल राउंड होता है उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो है वर्किंग कैपिटल क्या होता है, एनपीवी वर्सेस आईआर में डिफरेंस बताओ, बजट शीट में क्या होता है, आरओआई कैसे कैलकुलेट करते हैं, बैलेंस शीट का कंपोनेंट बताओ। तो ये सारा कुछ टेक्निकल राउंड है जो पूछा जा सकता है। बाकी और भी अपने साइड से यूट्यूब से या कहीं से भी सर्च करके आप इसके बारे में डिटेल जान सकते हो। एक्सेल का सारा फॉर्मूला याद रखना। बाकी जो इंटर्नशिप किए हो आप प्रीवियस फाइनेंस से रिलेटेड, उसके बारे में आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। तो चलो अब बढ़ते हैं हम लोग अगले स्पेशलाइजेशन की तरफ, जो टेक्निकल राउंड हो सकता है और जिसमें जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमारा जो अगला स्पेशलाइजेशन है जो टेक्निकल राउंड के लिए, वो है बिजनेस एनालिटिक्स। इसमें सबसे पहले पूछा जा सकता है व्हाट इज डेटा विजुअलाइजेशन, रिग्रेशन वर्सेस क्लासिफिकेशन, एसक्यूएल के बेसिक क्वेरीज, व्हाट इज डैशबोर्डिंग। टूल्स का नाम जरूर याद रखना, और इंटर्नशिप में क्या क्या किए थे बिजनेस एनालिटिक्स से रिलेटेड वो भी वहाँ पे डिस्कस करना। मान लिया आपने बिजनेस एनालिटिक्स से नहीं किया है, किसी और स्पेशलाइजेशन से आपने इंटर्नशिप किया है, तो वो भी वहाँ पे डिस्कस कर सकते हो टेक्निकल राउंड में। ये जो मैं सारी बातें कर रहा हूँ टेक्निकल राउंड का कर रहा हूँ। जीडी राउंड एप्टीट्यूड टेस्ट तो हो गया, अब टेक्निकल राउंड की सारी बातें हो रही हैं। तो चलो अब बढ़ते हैं हम लोग अगले स्पेशलाइजेशन की तरफ। हमारा जो अगला स्पेशलाइजेशन है वो है हॉस्पिटल मैनेजमेंट। हॉस्पिटल मैनेजमेंट का अगर टेक्निकल राउंड होता है तो क्या क्या पूछा जा सकता है। ओपीडी वर्सेस आईपीडी ऑपरेशंस, टीपीए प्रोसेस क्या होता है, हॉस्पिटल का रेवेन्यू मॉडल एक्सप्लेन करने को कहा जा सकता है, बायोमेडिकल वेस्ट हैंडलिंग गाइडलाइंस के बारे में पूछा जा सकता है। आपने हॉस्पिटल विजिट किया है, क्या एक्सपीरियंस किया है, और इंटर्नशिप हॉस्पिटल से किया है तो क्या क्या वहाँ पे वर्क था, क्या क्या आपने किया था, ये सब भी आप बता सकते हो। ये टेक्निकल राउंड का मैं बता रहा हूँ। अब बढ़ते हैं लास्ट और अगला जो मेरा स्पेशलाइजेशन है। हालांकि ये स्पेशलाइजेशन बहुत कम बच्चों का होगा, बाकी फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर एक बच्चे दो बच्चे ने भी हॉस्पिटल मैनेजमेंट या एग्रीकल्चर एविएशन से कर रहे हैं तो उनके बारे में उनको बहुत हेल्प हो जाएगी। तो हमारा अगला जो स्पेशलाइजेशन है वो एग्रीकल्चर मैनेजमेंट से है। एग्रीकल्चर का जो टेक्निकल राउंड होता है उसमें क्या क्या पूछा जा सकता है उसके बारे में अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। रोल ऑफ एग्री टेक्निक इन मॉडर्न फार्मिंग पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन सप्लाई चेन इन एग्रीकल्चर, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, पीएम किसान योजना वर्सेस फसल योजना। गवर्नमेंट स्कीम जितनी भी आई है एग्रीकल्चर से रिलेटेड उसको याद कर लेना, हो सके वो भी पूछा जा सकता है, या अपने साइड से भी आप बता सकते हो। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला स्पेशलाइजेशन जो है, नेक्स्ट स्पेशलाइजेशन है एविएशन, जो सिंगल स्पेशलाइजेशन में अधिकतर आता है और काफी बच्चे सिंगल स्पेशलाइजेशन से एविएशन कर रहे हैं। उसमें जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो है हब एंड स्पोक मॉडल क्या है,
एक्सप्लेन ग्राउंड स्टाफ ऑपरेशन, एक्सप्लेन बिटवीन जीडीएस एंड सीआरएस। एयरपोर्ट पे क्या क्या सेफ्टी प्रोटोकॉल है वो सब एक्सप्लेन आपको करने को कहा जा सकता है। हाउ टू इम्प्रूव एयर पैसेंजर सेटिस्फैक्शन, आपको एग्जाम्पल जो देना है रियल एयरलाइन का देना है, जैसे इंडिगो हो गया, स्पाइस जेट हो गया, एयर इंडिया हो गया, ये सारा का एग्जाम्पल आप दे सकते हो। तो चलो यहाँ पे हम लोग टेक्निकल राउंड खत्म करते हैं। अब जो अगला राउंड है वो है हमारा पर्सनल इंटरव्यू, जो फाइनल इंटरव्यू होता है और सिलेक्शन का मेन प्रोसेस होता है ये, ठीक है। तो अब चलो आ जाते हैं फाइनल इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जा सकता है और कैसे होता है। इस राउंड में आपका कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी और कम्युनिकेशन टेस्ट होता है। सबसे पहले पूछा जा सकता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ। मेरे से जो पूछा गया था, मेरे टाइम में तो जो मेरा राउंड हुआ था, ये टेक्निकल राउंड तो नहीं हुआ था, लेकिन एप्टीट्यूड टेस्ट, जीडी राउंड और ये पर्सनल इंटरव्यू हुआ था, जिसमें से मेरे से पूछा जो गया था वो पहले क्या पूछा जाता है वो डिस्कस करते हैं और मेरे से क्या पूछा गया था उसके बारे में बताएं। पहले जो पूछा जा सकता है वो है अबाउट, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, आप अपने बारे में बताओ। फिर वो लोग पूछ सकते हैं वाई शुड वी हायर यू, मैं आपको हायर क्यों करूं। योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ये भी पूछा जा सकता है। पर्सनल इंटरव्यू की बात कर रहा हूं मैं। आप अपने आप को अगले 5 साल में कहाँ देखते हो, सारा कॉमन क्वेश्चन है और इसका बेटर आप रटा रटाया चीज मत बोलना, ठीक है। आप अपने साइड से थोड़ा सा अट्रैक्टिव बोलना, ताकि उनको कुछ अलग टाइप का बोलना, ताकि उनको कुछ अच्छा अलग लगे, क्योंकि उन्होंने आपके पहले कई हजारों लोगों का इंटरव्यू लिया होता है, तो उन्हें पता होता है कि रटा रटाया ही चीज ये भी बोलेगा। तो आप ऐसा कुछ अलग बोलो ना हटके, कि वो इम्प्रेस हो जाए। एचआर को बस इम्प्रेस करने की कोशिश करो, एचआर को जितना ज़्यादा इम्प्रेस करोगे उतना ज़्यादा चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। इम्प्रेस कैसे करना है, आपका बॉडी गेस्चर्स बिल्कुल एकदम स्टेबल होना चाहिए और आपके फेस पे प्यारी सी स्माइल होना चाहिए, ऐसे नहीं कि पूरा ऐसे हंस नहीं रहे, आराम से यस मैम, यस मैम, यस सर, ऐसे करके मतलब हल्की सी प्यारी सी स्माइल के साथ आप सारा जवाब दो स्टेप बाय स्टेप, और जो पूछा जाए वो जवाब दो और बिल्कुल अट्रैक्टिव सा जवाब दो, ठीक है। बिल्कुल काल, ऑनेस्ट, शांति तरीके से, ऐसा नहीं कि पूरा हाथ पैर हिला रहे हैं यस मैम, ऐसे से नहीं। पैर का बॉडी गेस्चर से एकदम चेयर पे बैठो, अच्छे से बैठो। इसकी भी वीडियो लिंक मैं ग्रुप में डाल दूंगा, आप देख लेना कि कैसे कैसे क्या होता है। बाकी मैं अभी बता रहा हूँ, और मेरा जो हुआ था ना, मैं अपने बारे में बता दूँ। ये सारा चीज़ तो होता है पर्सनल इंटरव्यू में। जो मेरा हुआ था, मैं एंट्री किया, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था उस कंपनी की बात कर रहा हूँ। बाकी और 2 में सिलेक्शन हुआ था, बट सेम प्रोसेस ही था, सब कुछ था। लेकिन जिसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन, जिसमें मैं ज्वाइनिंग किया था, उस कंपनी के बारे में बता रहा हूँ। मेरे सामने 2 एचआर थे, एक फीमेल और एक मेल, ठीक है। और मेरी कंपनी के ही एचआर थे जो मुझे हायर करने आए थे। मैं जाके चेयर पे बैठा बिल्कुल स्टेबल। जो उन्होंने पहले पूछा इंट्रोडक्शन, मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया बहुत अच्छे से, प्यार से। वो फिर क्या किया ना, मैं ये पर्सनल चीज़ें बता रहा हूँ, वो ये तो जो जो पूछा जा सकता है वो मैंने बता दिया, लेकिन जो पर्सनल जो मेरे साथ हुआ था वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। उन्होंने मेरी फैमिली बैकग्राउंड के पीछे चले गए, आपके पिताजी क्या करते हैं, मतलब सारा कुछ इंग्लिश में चल रहा था, मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ ताकि सारे बच्चे अच्छे से समझ सकें। आपके पापा, फादर क्या करते हैं, फादर की इनकम क्या है, सिस्टर, अगर सिस्टर है तो सिस्टर क्या करती है, मेरी सिस्टर मेरी ही बैचमेट थी, और सिस्टर की इनकम क्या है, और मदर क्या करती है, आपका घर कहाँ है, ये। और आपका फैमिली बैकग्राउंड में इसीलिए वो जाती है ना, इसका एक साइकोलॉजिक कारण है। वो फैमिली बैकग्राउंड में इसीलिए जाती है कि जो इसका फैमिली बैकग्राउंड है वो पॉलिटिक्स से है या बिजनेस, बहुत बड़े बिजनेस से है, तो फिर ये मेरी कंपनी में अगर थोड़ी सी भी इसको प्रेशर आएगी ये जॉब छोड़ देगा, तो उनका चांसेस कम होता है कि वो सेलेक्ट करेंगे आपको। तो आप देखो, आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है उससे मैटर नहीं करता, आपको ज़्यादा हाई फाई करके नहीं बताना है मेरे पापा पॉलिटिक्स में है, मेरे पापा बीजेपी में है, मेरे पापा का बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा अंपायर है। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो बहुत कुछ जो है छुपाया भी जाता है जॉब लेने के लिए। तो आपको ज़्यादा चीज़ एकदम रियलिटी नहीं बतानी होती है। एक बात याद रखना, जितना आप ज़्यादा सच बोलोगे ना उतना प्रॉब्लम में पड़ जाओगे, इसीलिए आप थोड़ी बहुत झूठ बोलोगे चलेगा सिलेक्शन लेने के लिए, क्योंकि आपके जो आगे जो एचआर बैठा हुआ है ना वो आपसे ज़्यादा झूठ बोल रहा होता है, ठीक है। तो आप फैमिली बैकग्राउंड को ज़्यादा हाई फाई मत बताना, अगर है भी तो थोड़ा सा बताना कि हाँ सिंपल है, ठीक है, पापा का 1 लाख इनकम है साल का, जो भी है अपना बताना। मुझे जॉब, मतलब जॉब आपकी मजबूरी है, आपको जॉब लेना है इसीलिए आप इंटरव्यू दे रहे हो, इस तरह से आप अपने आप को दिखाना वहाँ पे, ठीक है।
बाकी बहुत कुछ क्वेश्चन किया जा सकता है, क्रॉस क्वेश्चनिंग किया जा सकता है। मेरे टाइम में उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था, बस इंट्रोडक्शन था, फैमिली बैकग्राउंड था। फिर मैंने एक जॉब करा था पहले, अगर आपने पहले जॉब करा है, इंटर्नशिप करा है, तो उसके बारे में पूरा डिटेल में वो घुस जाता है कि आपने जो इंटर्नशिप करा था उसमें जो पैसे आए थे, पेड था या अनपेड था, और आपने जो जॉब करा था, मेरे से जो पूछा गया था, मैंने जॉब कर रखा था एक जगह लूमेक्स इंडस्ट्रीज में, मैं जॉब कर रखा था जिसमें गाड़ी की हेडलाइट बनती है हरियाणा में। तो उस जॉब का जो पैसा आया था, उस पैसे का आपने क्या किया, किस किस चीज़ों में यूटिलाइज किया, आपका जो मान लिया ईयर गैप है, तो ईयर गैप में आपने उतने दिन का क्या करा। तो ये सारा डिटेल आपसे पर्सनल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं, कॉन्फिडेंस से आपको सारे चीज़ का जवाब देना है। ठीक है, आप अगर घबराओगे तो फिर वो आपको नोटिस कर लेंगे। तो घबराना नहीं, बिल्कुल जैसे घर में किसी मेंबर से बात करते हो ना, उसी तरह से बात करना है, और ज़्यादा हंस के भी नहीं करना है, सिंपल वे में थोड़ी सी स्माइल के साथ बात करना है। और ज़्यादा कोशिश करो कि आप सारा जवाब इंग्लिश में ही प्रॉपर वे में देने की कोशिश करो। ऐसा नहीं कि इंग्लिश नहीं बोलोगे तो सेलेक्ट नहीं करेंगे, आप हिंदी इंग्लिश मिक्स करके भी दे सकते हो। हमारी कंपनी जो मेरे साथ हुआ था, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके दिया था, मेरा लास्ट में मेरा सिलेक्शन हो गया था। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हो सकता है। सबसे पहला काल्म, कॉन्फिडेंस, प्यारी सी स्माइल, और जो आपका ड्रेस होता है ना वो बिल्कुल प्रेस होना चाहिए। स्काई ब्लू शर्ट और ब्लैक पैंट, लड़कियों के लिए भी नीचे ब्लैक पैंट और स्काई ब्लू शर्ट। तो और शूज प्रॉपर पॉलिश्ड होने चाहिए, क्योंकि जो अट्रैक्शन होता है ना आपके देखने के ही ऊपर होता है कि आप किस तरह से दिख रहे हो। आपके हेयर ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, छोटे होने चाहिए। आपका बियर्ड बिल्कुल प्रॉपर वे में होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारा कुछ भी देखा जाता है। जितना आपके अंदर फ्रेशनेस उनको महसूस होगा ना कि हम फ्रेश फ्रेश, उतना ज़्यादा चांसेस रहता है कि आपको सिलेक्शन कर लेंगे। बाकी आपके अंदर स्किल्स वगैरह भी वो देखते हैं कि आप क्या क्या पहले आपका रिज्यूमे में जो जो डाले हो उसके अकॉर्डिंग ही वो आपसे सवाल करना, क्रॉस क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, 2 HR रहते हैं या एक HR भी रहेंगे कहीं कहीं, तो वो दोनों एक अपने अपने तरीके से क्वेश्चंस करेंगे और आपको हर हर सवाल का जवाब देना है। अगर बाई द वे किसी सवाल का जवाब आपको ऑन द स्पॉट नहीं आ रहा, आप हिचकिचा रहे हो, तो आप सिंपल वे में बोल सकते हो सॉरी सर। सॉरी बस बोलना है, ज़्यादा कुछ नहीं बोलना, मुझे नहीं आता सर, मैं नहीं बता सकता हूँ सर, ऐसा नहीं, सॉरी सर। ठीक है, तो ये सारा कुछ है, स्ट्रैटेजी है। बाकी अगर 8 LPA 6 LPA से ऊपर पहुंचना है तो आपको ज़्यादा कोशिश करना है कि इंग्लिश में ही जवाब दो, प्रॉपर सारा कुछ GD राउंड भी इंग्लिश में ही दो, और ये पर्सनल इंटरव्यू भी इंग्लिश में ही दो। अब मैं बता रहा हूँ, मैं अपना पर्सनल जो मेरे टाइम में इंटरव्यू हुआ था, मैं टोटल 17 कंपनी में बैठा था। 17 कंपनी में बैठने के कारण 14 कंपनी में मैं रिजेक्ट हुआ था। रिजेक्शन का कारण मुझे पता नहीं चल रहा था क्या है, क्योंकि मेरी इंग्लिश भी थोड़ी बहुत सही नहीं थी उस टाइम, तो इंग्लिश बोल नहीं पा रहा था। प्लस GD राउंड में क्या होता है ना कि बहुत लोग लड़ने लग जाते हैं, मतलब बहुत लोग एकदम, जो लड़कियां होती हैं लड़के तो चिल्लाने लग जाते हैं एक दूसरे पे। तो उसमें भी क्या कहते हैं, पूरे ग्रुप 10 किसी को सेलेक्ट नहीं करता है, वो लोग वो ग्रुप को साइड कर दिया जाता है, फिर अगले ग्रुप को 10 को बुलाया जाता है। तो ये भी रीजन था, बस पॉलिटिक्स भी था कि जो कोऑर्डिनेटर थे वो अपने जो क्लोज हैं उनको पहले जा करके भेज देते थे, या पहले वो जाएंगे, या पहले खुद कोऑर्डिनेटर भी बैठ जाता था। ये चीज़ होता था। हमारे टाइम में क्या था ना कि जो एक में प्लेसमेंट जिनका हो गया वो भी 3 3 4 4 में बैठ रहा है जबरदस्ती। लेकिन अब रूल थोड़ा अलग हो गया है, जिनका एक में सिलेक्शन हो जाता है, जिनको ऑफर लेटर आ जाता है, उन पे मेल आना बंद हो जाता है कंपनी का, और वो वापस कंपनी में नहीं बैठ सकते हैं उतने पैकेज से, या उतने के कम के पैकेज पे। आप उतने के आगे पैकेज पे बैठ सकते हो, जैसे 5 लाख पे आपका सिलेक्शन हो गया तो 6 लाख पे बैठ सकते हो, 5.5 पे बैठ सकते हो, 5,01,000 भी है तो उस पर भी बैठ सकते हो, लेकिन उतना पैकेज पे आप नहीं बैठ सकते। ये अभी का रूल आया हुआ है गलगोटिया यूनिवर्सिटी का। तो और कंपनी बहुत भर भर के आती है, जैसे मार्केटिंग में आपका 90% कंपनियाँ आती है, तो मार्केटिंग में आप बैठो, जैसे जितना प्लेसमेंट लेना है उतना लो, कोई दिक्कत नहीं है। और याद रखना, मार्केटिंग में अगर आप प्लेसमेंट ले रहे हो तो B2B में लेना, B2C में मत लेना। B2B में थोड़ा ज़्यादा सही रहता है, टारगेट तो सब में रहेगा। ठीक है, और सेल्स भी, चाहे आपका पोस्ट नीचे हो या ऊपर हो, सेल्स आपको हर पोस्ट में करना है। और B2B में रहेगा तो टारगेट करना है, टारगेट सब में करना, टारगेट सब में रहता है। ठीक है, मेरा जो है, मेरा B2B है और मेरा एसोसिएट मैनेजर का पोस्ट है, और मेरा भी टारगेट रहता है आपका पहले मंथ का 50,000, दूसरे मंथ का 3 लाख, तीसरे मंथ का 7 लाख, ऐसे करके आपका टारगेट दिया जाएगा। और अगर उस टारगेट को आप अचीव कर ले तो बोनस भी मिलता है, इंसेंटिव भी साथ में मिलता है, ये सारा कुछ होता है। कंपनी कंपनी में भी डिपेंड होता है, बाकी आपके मैनेजर भी सही सपोर्टिव होने चाहिए। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। मार्केट में जब आप उतरोगे तो असली चीज़ पता चलेगा कि मार्केट में चल क्या रहा है रियल में।
अभी आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट लाइफ में पता नहीं चलता है कि मार्केट में कुछ सोचते कुछ और हो, जब मार्केट में उतर के खुद से काम करते हो ना, तब आपको एक्सपीरियंस होता है कि अरे मैं तो सोचा था कुछ और, हो रहा है कुछ और। मैं भी ऐसे ही सोचता था अपने कॉलेज लाइफ में कि मार्केटिंग में बहुत अच्छा पैसा है, बहुत ये है वो है। अभी मैं ग्राउंड में आया हूँ, ग्राउंड रियलिटी कुछ और होती है। मार्केटिंग वाली वीडियो मैं लाया हूँ, जो मार्केटिंग के बंदे हैं वो जाकर के वहाँ पे देख सकते हैं। बाकी फाइनेंस वालों के लिए भी मैंने स्पेशल वीडियो बनाया कि फाइनेंस में क्या क्या होता है नहीं होता, वो सारा कुछ। तो चलो ये फाइनल राउंड था। अगर इसके बाद फिर आपका कल होकर एक रिजल्ट आता है, या तो ऑन द स्पॉट रिजल्ट आ जाता है, ज़्यादा चांसेस होता है कि कल हो के रिजल्ट आए या एक सप्ताह के अंदर आपके मेल पे रिजल्ट आ जाए। और जो भी शॉर्टलिस्ट स्टूडेंट हुए हैं उनको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है उनकी कंपनी में, 10 दिन की या 1 महीने की ट्रेनिंग चलती है। और आपका फिर प्रोविजन पीरियड भी होता है। उसके बाद फिर आप एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखना कि कोई भी कंपनी अगर आपसे 2 साल का बॉन्ड करवाती है, 1 साल का बॉन्ड करवाती है, तो उस कंपनी में बिल्कुल मत जाना, क्योंकि 2 साल का आपको बॉन्ड करवा लेगी, आपको वो बांध के रखेगी, आपसे वो कुछ भी करवा सकती है, कोई गारंटी नहीं। आपको वो कंपनी छोड़ के नहीं जा सकते, कंपनी छोड़ के गए तो आपके पास आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। तो ये सब पर्सनल एक्सपीरियंस है, पर्सनल सारा कुछ मैं बता रहा हूँ, तो ये सब बातें ध्यान रखना। और भी एक्सप्लेन करके वीडियो आएगी, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और हमारा चैनल पे अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है। और हमारा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को शेयर कर दो, ताकि इस वीडियो से और लोगों तक जानकारी पहुंच सके और लोगों की हेल्प हो सके। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि मेरा जो प्लेसमेंट हुआ था सीज फायर इंडस्ट्री कंपनी का नाम है। 6 लाख का पैकेज लगा था मुझे। 5.46 मेरा CTC था और 6 लाख का भरी। मेरा जो पैकेज लगा था वो 6 लाख का लगा था। CTC मेरा 5.46 था। डिपार्टमेंट मेरा CDS था, कॉमर्शियल डिपार्टमेंट था मेरा, और कॉमर्शियल सेल्स डिपार्टमेंट था। B2B पे मैं कर रहा था। वर्क मोड मेरा हाइब्रिड था, वर्क फ्रॉम ऑफिस भी कभी कर देते थे, वर्क फ्रॉम फील्ड तो था ही, क्योंकि अगर किसी क्लाइंट से आप जा रहे हो मीटिंग करने के लिए, प्रेजेंटेशन देने के लिए, तो आपको फील्ड में उतरना ही पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी जाता था। B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस। मैं किसी भी बिजनेस को अप्रोच करता था डायरेक्ट, कोई भी जिनका पहले से बिजनेस है, कॉर्पोरेट ऑफिस है, वहाँ पे जाके अप्रोच करता था। जो मेरी प्रोडक्ट है वो जाकर के वहाँ पे सेल करता था। कोई एक प्रोडक्ट नहीं लेता था हमारा, कम से कम बल्क में प्रोडक्ट जाता है हमारा। ठीक है, तो 7 लाख का 5 लाख का एक बार में सेल होता है। एक्सपीरियंस जो है काफ़ी हैक्टिक है। मार्केटिंग का फील्ड इतना इजी नहीं होता है, बट पैसा बहुत है। पैसा है, अगर आप उसमें रम जाते हो 1 साल 2 साल तो पैसा बहुत छाप दोगे। और हैक्टिक है, बट थोड़ा अगर मैनेजर सपोर्टिव मिल जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है आपको। ये एक फ़ायदा होता है कम्युनिकेशन, आप कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी स्ट्रांग हो जाती है। आप स्ट्रेंजर से बात करना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, किसी से ही बात कर सकते हो आप। पेशेंस और रीसाइलेंस और कम्युनिकेशन, ये चीज़ सीखने को मिला है मुझे इसमें। देखो, MBA के बाद काम इजी नहीं होता है। तुम लोग को लग रहा है कि MBA कर लेंगे बहुत इजी हो जाएगा लाइफ, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बस आप अपने आप को फ्यूचर के लिए स्ट्रांग बनाओ। ठीक है, ताकि आप किसी भी फील्ड में जाओ तो आप अच्छे से वहाँ पे अपना 100% दे सको। हर दिन एक नया लर्निंग, एक नया कुछ सीखने को मिलता है। हर दिन एक नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है, नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है, एक नया चैलेंज आता है, और वही आपको कैरियर में आगे ग्रो करता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि कभी भी किसी कंपनी में 1.5 साल से 2 साल से ज़्यादा मत टिकना। आप कंपनी 1 साल अगर ज़्यादा पैकेज, अच्छी पैकेज और अच्छी कंपनी है, सोच रहे हो कि यार बहुत अच्छी कंपनी, बहुत अच्छी पैकेज है, तो मैं यहीं रह जाता हूँ, क्यों स्विच करूँ। लेकिन ये बहुत बड़ी गलतफहमी है आपका, आप स्टक हो जाते हो वहीं पे। तो आपको स्टक बिल्कुल नहीं होना है, आपको 2 साल के बाद स्विच करना है। भले ही बराबर का पैकेज रहे और उससे ज़्यादा पैकेज रहे, आपको कंपनी स्विच करते चली जानी है हर एक साल। ठीक है, हर 1 साल या 2 साल के बाद आपको कंपनी स्विच करना है। इससे आपको नया चैलेंज और बेटर कंपनी आपको मिलने का चांसेस ज़्यादा होता है। और बट कंपनी स्विच करो तो स्मार्टली स्विच करो। ठीक है, कोई जेन्युइन सा कुछ मतलब करके, ऐसा नहीं कि हाँ छोड़ रहे हैं जा रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं। हर चीज़ का एक रूल एंड रेगुलेशन होता है। देखो, MBA करना एक इन्वेस्टमेंट है अपने लाइफ का। आप अपने लाइफ में कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो अपने लिए, अपने इन फ्यूचर के लिए, टाइम का, पैसा का और एनर्जी का। अब लास्ट में 5 टिप्स बताता हूँ जो प्लेसमेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स है। वो है, हर कंपनी के लिए रिज्यूमे अपडेट करते रहो। जैसे कि मान लिया कल वो B2B की कंपनी, आप फाइनेंस में हो या फिर HR में हो, तो कंपनी की अलग अलग प्रोफाइल होती है ना, तो अलग अलग प्रोफाइल के अकॉर्डिंग रिज्यूमे को अपडेट करते रहा करो। करना ही क्या, आपके पास लैपटॉप है, वर्डपैड है, विनवर्ड है या कैनवा है, जिससे भी आप रिज्यूमे बनाते हो, उसमें बस वर्ड ही तो चेंज करना है, ऊपर नीचे कुछ हटा दो या कुछ ऐड कर दो,
उस प्रोफाइल के अनुसार, तो सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा हो जाते। टिप्स नंबर 2 ये है, जीडी और एप्टीट्यूड टेस्ट को डेली टच में रहो, स्पेशलाइजेशन का रियल एग्जांपल यूज करो, लिंक्डइन प्रोफाइल पे एक्टिव रहो। ऐसा नहीं बहुत लोग लिंक्डइन प्रोफाइल बना दिए फिर उसके बाद खत्म। आपको लिंक्डइन प्रोफाइल पे जितने भी एचआर जो है बड़ी बड़ी कंपनियों के, छोटी छोटी कंपनियों के, सबको अप्रोच करो, सबको मैसेज करो। सर आपके जरूरी नहीं कि कॉलेज पे डिपेंड रहना है, मान लीजिए कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं मिल पा रहा है या कॉलेज से मिल गया है या फिर कोई सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ है, तो आप लिंक्डइन पे प्रोफाइल करके अलग अलग एचआर को अप्रोच कर सकते हो। अगर आपका रिज्यूमे सही तरीके से रहा और बाकी सब कुछ आपका प्रोफाइल सही रहा तो आपका सिलेक्शन का चांसेस वहाँ भी आउट कैंपस बन जाता है। इंटरव्यू में अपना असली कॉन्फिडेंस वर्जन दिखाओ, ऐसा नहीं कि फेक कुछ दिखा रहे हो, रियलिटी दिखाओ थोड़ा अच्छे वे में, जैसा कि मैंने ऊपर बताया है। और सबसे बड़ा मंत्र ये है, सबसे बड़ा जो आपका मैं मोटिवेशन लाइन यही बोलना चाहता हूँ, डिग्री से काम मिलता है, एटीट्यूड से ग्रो होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अगर आपको मेरी प्लेसमेंट जर्नी, एमबीए प्लेसमेंट जर्नी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे वीडियो को शेयर कर दें ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और लोगों को हेल्प हो सके। हमारे चैनल पे अगर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में आप अपना स्पेशलाइजेशन लिखो जिससे आप कर रहे हो या जिससे आप करना चाहते हो और कौन सी कंपनी को आप टारगेट कर रहे हो इन फ्यूचर। ठीक है, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। आप लोग मेरे से टेलीग्राम ग्रुप में भी ऐड हो सकते हो। जो भी नए बच्चे एडमिशन करवा रहे हैं या एडमिशन करवा लिया है जिन्होंने, वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाना ताकि इन फ्यूचर बहुत सारा हेल्प हो सके। बहुत सारे बच्चों से भी हेल्प हो जाती है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जरूर ऐड हो जाना। ठीक है, मेरे इंस्टा आईडी भी है, मेरे इंस्टा आईडी से आप पर्सनली मुझसे अगर कुछ बात करना चाहते हो मेरे इंस्टा आईडी पे फॉलो करो, मेरे को मैसेज करो, मैं सबके मैसेज का रिप्लाई करता हूँ, मैं सबके कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है किसी भी चीज़। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप प्लेसिंग। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।